नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। पीएम लगातार बीजेपी के 370 पार और गठबंधन के 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में भगदड़ से खलबली मची हुई है। इंडिया गठबंधन में जबरदस्त सेंधमारी के बाद विपक्ष लगभग असहाय की स्थिति में नजर आ रहा है। तो वही भारत मंडपम से पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है, आएगा तो मोदी ही। इसके समर्थन में उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देशों को भी पता है कि आएगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव अभी होने बाकी हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए देशों के निमंत्रण हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया भर के विभिन्न देश भाजपा सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। वे भी जानते हैं आएगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने कहा कि वो सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि देश का काम करने के लिए तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने घर के बारे में सोचा होता तो करोड़ों लोगों के लिए घर बनाना संभव नहीं होता। जाहिर है पीएम का ये संदेश न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए था, बल्कि वे विपक्ष को भी चुनौती थी। कश्मीर धारा में 370 को लागू करने के बाद अब सांकेतिक रूप से बीजेपी 370 को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष के ऊपर 400 पार का नारा देते हुए बीजेपी खास तौर पर पीएम मोदी बढ़त बना रहे हैं। इसका कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव चुनाव में पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक गणित के हिसाब से अब तक बीजेपी ने जितने भी सीटों का नारा दिया है, बंगाल को छोड़कर पार्टी उसको हासिल करने में कामयाब हुई है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार भी देश विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है? क्या फिर देश की संसद में कोई नया प्रतिपक्ष नहीं होगा? हालांकि अभी ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन बीजेपी जिस धारा के साथ चुनावी हथियार तैयार कर रही है, उससे खलबली मची हुई है। हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। तो आइए अब इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ यदुनाथ सिंह तोमर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले यदुनाथ जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि बीजेपी तो आश्वस्त नजर आई है कि आएगा तो मोदी ही। कल जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया और वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे कि इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है। कांग्रेस की क्या तैयारी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि अतिशयोक्ति तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हो, कहने के लिए आदमी स्वतंत्र है। देश के संविधान में एक प्रक्रिया है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी के लिए बोल सकते हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने नारों को जोर शोर से प्रचारित करती है और जनमानस में एक ऐसी हवा बनाने का प्रयास करती है कि जैसे वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिशाली
और अजय हों। विश्व में कोई भी ताकत कभी अजय नहीं रही है। लोकतंत्र की यही मर्यादा है, जनमानस तय करता है कि इसको कितनी सीटें देनी है। यदि जनमानस तय करेगा तो वो तय होगा। मोदी जी के कहने से या भारतीय जनता पार्टी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदुराज जी, नहीं लगता कि इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा? देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ पहले, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। जब यहाँ पर बीजेपी कहती आ रही थी कि 160 सीट पार कर जाएगी, लेकिन 163 पार आकर रुकी, मतलब 160 का आंकड़ा पार किया। अब यहाँ पर चुनाव में कह रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कि हम सिर्फ बीजेपी 370 पार कर जाएंगे। अगर गठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो गठबंधन तो 400 पार कर जाएगा। इस तरीके का आश्वासन और इस तरीके का आश्वस्त भी बीजेपी स्वयं में नजर आ रही है। कारण ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव को मैनेज करती है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि कोई किसी संख्या को निर्धारित कर रहा है तो इससे तय हो जाता है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहा है, तानाशाही में कर रहा है। जब उन्होंने 160 कहा, 163 सीटें आई, तो इनको पता था कि हमने किस तरह से चुनाव मैनेज कर रहे हैं। फिर लोकतंत्र की चुनाव कराने की प्रक्रिया ही क्या है? ईवीएम से जो चुनाव होता है उसमें के द्वारा होता है या जिसके द्वारा भी होता है, उसको आप कहीं ना कहीं मैनेज करते हो। लोकतंत्र में किसी भी संख्या को कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि मेरी इतनी सीटें आएंगी ही आएंगी। एक अटल सत्य है। विश्व के किसी भी पटल में, विश्व के किसी भी लोकतंत्र के पटल पर कोई व्यक्ति संख्या को निश्चित नहीं बता सकता। यदि संख्या को निश्चित बता रहा है तो इसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं तानाशाहीपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का हनन कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रमाकांत जी भी बने हुए हैं। रमाकांत जी, क्या कहेंगे? क्योंकि एक बार फिर से वही नारा आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी खुद इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी लोग आश्वस्त हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है देश में। देखिए संजीता, आपने जैसे कहा जो कि ये मोदी जी ने कहा है, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, और आश्वस्त भी कैसे ना हो। जो 10 साल में जो प्रक्रिया एनडीए सरकार ने अपनाई है, खास करके देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के आप देश की संस्कृति की अगर बात कर रहे हैं, तो उन सब क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है। और निश्चित तौर पर ये झलक नजर भी आ रही है। देश के अंदर में नहीं, विदेशों में भी हमने जिस तरह से देखा है जो कि किस तरह से हमने धर्म संस्कृति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अब देखिए 2014 से पहले जिस तरह से कांग्रेस, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में इनको कोई ध्यान नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बेहतर किया था। देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत करी इन्होंने। तो देश बिल्कुल देख रहा है, और जिस तरह से 2014 हो या 2019 की बात, 2024 में भी हम लोग यही आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं क्योंकि उनकी योजना, देखिए जनता को क्या चाहिए, जनता को बुनियादी जो चीजें हैं वो बिल्कुल मिलते रहना चाहिए, और सरकार जो अपना योजना लेकर के आती है वो किस तरह से लाभ जनता को पहुंचे, और देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को ये मिले कैसे, वो निश्चित तौर पर यही योजना, यही कार्यशैली के बल पर हम ये कह रहे हैं जो 370 के पार और ये 400 के पार हम बात कर रहे हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश हो, जब हम कहते हैं जो कि मध्य प्रदेश 18 साल का शासन रहा, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैंने कहा जो 18 साल का शासन रहा, लेकिन जिस तरह से प्रो इनकम्बेंसी वहां पर हम लोगों ने देखी, वो कहीं ना कहीं दिखाती है जो कि आपको जो सरकार की जो कार्यशैली रही है वो कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो समर्पित भावना है वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है। कांग्रेस आज नगण्य है, शून्य हो चुकी है। उसकी वजह है क्योंकि इन्होंने देश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा होगा जो कि बॉर्डर के ऊपर में जब हम सीमा की बात कर रहे हैं और सीमा के साथ हम जब देखते हैं जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, आज अगर हमें चाइना कोई आंख दिखाता था या पाकिस्तान आंख दिखाता था तो हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर देते थे। लेकिन आज आपने देखा जो सीमा के अंदर में जो पुल का जाल बिछा है, सड़कों का जाल बिछा है, वो कहीं ना कहीं देश को मजबूती प्रदान करता है। आपने सेना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस समय में सेना के लिए आपने कैसे कैसे शब्द यूज किए थे। तो कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, चाहे आप सेना की बात कर ले या सुरक्षा की लेकिन रमाकांत जी, जिस तरीके से आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि 370 पार सिर्फ बीजेपी, और अगर गठबंधन से आगे बढ़ती है तो 400 सीटें पार, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों पर बीजेपी स्पष्ट है
तो उसे हम मनोवैज्ञानिक दबाव कहें या फिर हम उसे कॉन्फिडेंट कहें या स्वयं में ही आश्वस्त कहें, क्योंकि कांग्रेस तो उसे तानाशाही कह रही है। देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन जो पार्टी होती है और जब केंद्र में बैठी रहती है और वहां पर एक्चुअली इस अस्वस्थता का कारण क्या हो सकता है, वही वजह हो सकती है जो जनता के प्रति आपकी समर्पित भावना और जनता का मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है। अब ये श्रद्धा की बात अब हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये नहीं कहते हैं क्योंकि मोदी जी को लोग चाहते हैं। अब ये जो श्रद्धा की बात आ गई, तो आज हमने जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम भी थे, 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन में ही थे वहां पर, और जिस तरह से मोदी जी ने संबोधन किया, वो कहीं ना कहीं दिखाता है जो कार्यकर्ता का जो समर्पित भावना है, जनता का जो समर्पित भावना है। आपने देखा होगा राजीव गांधी जी क्या कहते थे, जब 100 रुपया हम भेजते हैं तो वहां पर 5 या 15 पैसे हमारे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ और डीबीटी के माध्यम से, जैसे हमने देखा जो कि देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के पास अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो कि आप कहीं पे भी ना बिचौलिया है, ना कोई दलाली है, ना कोई ब्रोकरेज है, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि आपने 1 रुपया भेजा और 1 रुपया खाता लाभार्थी के खाते में पहुंच गया। ये सब दिखाता है कि कहीं कहीं ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, और निश्चित तौर पर यही पारदर्शिता इस शासन में भी नजर आ रहा है। हम तो जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, भाई हमने 10 साल में ये किया है, हमने 5 साल में ये किया है। अब आप कैलकुलेशन करिए जो कि आप हमें 370 दे रहे हैं या 470 दे रहे हैं। ये तो जनता के विश्वास है ये। जी संजीता जी, यदुनाथ जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन वो क्या किस तरीके से बिखरा सबने देखा। लेकिन यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि गर्मियों में लोकसभा चुनाव होने, लेकिन उनके पास जो आमंत्रण निमंत्रण है विदेशों से, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के हैं। यानी कि देश तो छोड़िए, विदेश में भी लोग आश्वस्त हैं कि मोदी जी आने वाले हैं। मैं क्रम बाय क्रम इनके सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। जी, धैर्य के साथ सुनने आप। जी जी। जैसा कि इन्होंने कहा 2014 के बाद देश में विकास हुआ, उससे पहले देश बिल्कुल अविकसित था, देश में कुछ था ही नहीं। इन्होंने कहा चीन, पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता था। इनकी जानकारी के लिए बता दें, अरुणाचल, लेह, लद्दाख में जो चीन के सैनिक आज आए दिन घुस जाते हैं, हमारी सेनाओं पर और हमारी सैनिकों पर, हमारी शांतिप्रिय जनता के साथ अत्याचार करते हैं, इनने कितनी लाल आंखें दिखाई हैं, झूले पे पीके बढ़ाई हैं। और रहा सवाल विकास की, जो राजीव जी के बारे में कहा इन्हें, राजीव जी एक ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने देश के संविधान के प्रति रखते हुए अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कि भारत सरकार की गलती को माना है, और राजीव की गलती नहीं थी, कांग्रेस की गलती नहीं थी। और आज तो पूरा 100% पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, दलालों और इनके समर्थकों की जेब में जा रहा है, जनमानस के जेब में नहीं जा रहा। आज भारत का 80 करोड़ आदमी, 80 करोड़ लोग को आप किस तरह से रखे हो गरीबी रेखा से, वो है। आपकी अर्थव्यवस्था कहां पर है, आपकी महंगाई की दर कहां पर है, आपकी सड़क, आपने कहा सड़क के जाल बिछा दिए, सड़क के जाल आपने पार्टनरशिप में बिछाए, किसमें पब्लिक पार्टनरशिप कहलाती है, जो जिसमें आज इतना टैक्स वसूला जा रहा है कि 400 गुना टैक्स वसूल लिया गया है, लेकिन जनता पे कोई असर नहीं। आज दिल्ली से ग्वालियर तक कोई आदमी जाता है तो उसको 1800 रुपए एक कार के लगते हैं आने जाने में। कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं था। भ्रष्टाचार की नींव, भ्रष्टाचार की जननी, मुझे कह रहे कांग्रेस का, मैं जो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का आर्थिक मूल्यांकन 2014 से नहीं, जब जब इनकी सरकार बनी है, जब जब का करा लिया जाए और कांग्रेस के नेताओं का करा लिया जाए। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमेशा जिस कार्यकाल की भी बात करो और संस्कृति की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तो संस्कृति और मर्यादा का पाठ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना पढ़ाए। राम से लेकर, कृष्ण से लेकर, महावीर से लेकर, बौद्ध से लेकर, किसी भी धर्म गुरु, धर्म संस्था हर का आदर करना कांग्रेस जानती है। कांग्रेस के ही गोपाल सिंह विशारद जी, जो 1949 में रामलला की मूर्ति विराजमान कराई थी उन्होंने, और कांग्रेस के ही नेता गुलजारी लाल नंदा और दाऊदयाल खन्ना ने सबसे पहले शाहजहानपुर में
हिंदू से एक सभा हुई थी, उस सभा के वो संस्थापक करके वहां पर राम मंदिर की बात की थी। राम मंदिर का ताला शिलान्यास राम मंदिर बन जाता यदि हमारे राजीव जी की हत्या नहीं होती। इस देश की लेकिन यदुनाथ जी उन पर क्या कहेंगे, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को क्या कहेंगे जो कांग्रेस को छोड़कर या अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? लेकिन देखिए, डर से तो नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी का डर है, मोदी जी आंख दिखा रहे हैं इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। कौन क्या होता है, कुछ लोग आप ये बताओ जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है तो कांग्रेस के नेताओं को लेने के क्या, कांग्रेस के नेताओं को लेने की इनको क्या जरूरत है? या कांग्रेस का कोई दल ऐसा नेता जो जाता है जिस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, इनके द्वारा लगाए हुए, इनके द्वारा लगाए हुए। जी और वो जी रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, जी संजीता, देखिए क्या तर्क दे रहे हैं मेरे मित्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अब एक चीज बताइए, हमारी विचारधारा अगर आप अरे सुन लीजिए यदुनाथ जी एक बार रमाकांत जी को भी सुन लेते हैं, रमाकांत जी को भी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं रमाकांत जी? जी बात रखिए। तो पहले अब इनका क्या है, इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती है तो कांग्रेस के नेताओं को लेने की जरूरत क्या है? अरे मान साहब, आप एक चीज बताइए, अगर किसी भी पार्टी के अंदर में आपके नेताओं का दम घुट रहा है, वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आप एक चीज, ऐसे अनेक नेता, कांग्रेस के अनेक नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, 40 साल तक, 50 साल तक उन्होंने अपनी पार्टी के लिए दिया, लेकिन आज वही छोड़ करके चाहे अशोक चौहान की बात कर लें, चाहे प्रमोद कृष्णन जी की बात कर लें, मिलिंद देवरा की बात कर लें, या भारत सिद्दीकी की बात कर लें, अनेक ऐसे नेता है जिन्होंने 40 साल 45 साल तक देश की जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उसको दिया उन्होंने। लेकिन आज वही छोड़ करके हमारे विचारधारक, अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज थोड़ी है कोई तर्क देना जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती तो कांग्रेस के नेता हों। अरे कांग्रेस के नेता, कोई भी पार्टी के अंदर में विचारधारा से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है, लेकिन आपकी विचारधारा ही खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का विचारधारा का तो कोई अब आधार ही नहीं रहा। कांग्रेस अपने तो विचारधारा के ऊपर में मंथन करे, कांग्रेस अपने विचारधारा के ऊपर में मंथन करे, तब जाकर के किसी नेता को लेने की बात करे। तो आज इनके पास, जैसे प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था, एक साल से मैंने राहुल गांधी जी से मैंने समय मांगा, 1 साल तक राहुल गांधी जी ने मिलने का समय नहीं दिया। ठीक है यदुनाथ जी आप कह रहे हैं यदुनाथ जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी सक्षम नहीं, कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस अपने नेताओं को रोक पा रहे में कामयाब नहीं हो पा रही है क्या? नहीं रोक रहे, हम तो सबको आजाद रखते हैं। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, जो पार्टी में रहता है उसका स्वागत, जो पार्टी में जा रहा है उसका भी स्वागत। किस चीज का लोकतंत्र है उसका भी स्वागत है? किस चीज का लोकतंत्र है? अब हमें तो समझा दीजिए, कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है आपके पार्टी के सुप्रीमो कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं, आपके पार्टी के सुप्रीमो कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं, तो ये कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है भाई? कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है कांग्रेस के अंदर में? तो कौन सी विचारधारा है आपके पास? अरे कांग्रेस के अंदर में विचारधारा शून्य पार्टी हो चुकी है। नहीं तो विचारधारा शून्य पार्टी हो चुकी है। ठीक है रमाकांत जी, यदुनाथ जी को भी सुन लेते हैं, यदुनाथ जी को भी सुन लेते हैं। यदुनाथ जी अपनी बात रखिए जी। नहीं तो सभी का जी यदुनाथ जी बात रखिए रमाकांत जी यदुनाथ जी की बात सुन लेते हैं। यदुनाथ जी बात रखिए अपनी। इनका भी दायित्व वही है, किसी की मर्यादा नहीं, मतलब ये बादशाह है, हमने प्रजा है, ये राजा है। लोकतंत्र में राजा और प्रजा बराबर है। इनकी पार्टी सत्ताधारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब विपक्षी पार्टी को बोलने नहीं देंगे। आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए, आप बताइए ना आपकी क्या तैयारी लोकसभा चुनाव की? जी तो इनको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोल रहा है कि मैं एक बार भी बोला था, इन्हें तमाम आरोप लगा दिए। पर अभी वो शांत है यदुनाथ जी, अभी वो शांत है। अभी आप अपनी बिल्कुल बात रखिए, आपकी बात सुनी जा रही, आप बात रखिए ना अपनी। अरे बोलिए बोलिए। में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, जनमानस के बीच में जाते हैं। जनमानस जिसकी भावनाओं को समझती है, जिस पार्टी पे उसको विश्वास होता है, उसको सत्ता सौंप देती है। क्योंकि अब में कोई कमी रही होगी, कांग्रेस के अंदर कोई गलती की होगी हमने, तो जनता ने हमको सत्ता से निकाल दिया। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता पे अंकुश लगा के रखें विपक्ष के नाते। सत्ता की जो जनहितैषी नीतियां हैं उनका हम समर्थन करें, जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम खुल के विरोध करेंगे, सड़क पर भी विरोध करेंगे, संसद में भी विरोध करेंगे
अब देखिए ना यदुनाथ जी, देखिए कमलनाथ जी भी बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, आप देखिए उन पर भी लगातार संशय बना हुआ है, वो भी संभावना है बीजेपी में आ जाएं। देखिए, मैं तगड़ा नेता नहीं हूँ कमलनाथ के लिए टिप्पणी करूं। ये तो कमलनाथ को सोचना चाहिए या और नेताओं को सोचना चाहिए कि उनको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि निर्णय लेना पार्टी के हित में होता है। ठीक है, आप बताएं लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी, कांग्रेस की क्या तैयारी, यही बताएं। लोकसभा चुनाव में हमारी तैयारी देखो क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी अपने बार रूम की तैयारी हमको नहीं बताएगी और हम इनको नहीं बताएंगे। हमारी तैयारी इतनी है कि हम 542 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ भी लड़ेंगे और बिना गठबंधन के भी कई जगह लड़ेंगे। जवाब देना चाहता हूं। और उस गठबंधन के तहत एक जो निर्णायक लड़ाई होगी जिसमें जनमानस के बीच हम अपनी विचारधारा को लेके जाएंगे। ठीक है रमाकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रमाकांत जी? जनता हमारे कार्यक्रमों को लगाएगी। आप एक चीज बताइए, कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। मेरे मित्र को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से ही अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस अलग हुई थी। ममता दीदी ने कहा था इनको, अरे कांग्रेस को कैसा घमंड है, 300 में से केवल 40 सीट जीत करके दिखा दे कांग्रेस तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ सचमुच में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। अरे भाई, ये हम थोड़े ही कह रहे हैं, ये तो ममता दीदी कह रही है। तो जिस पार्टी को लेकर के आप INDIA अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही उसमें से अलग होकर के आपके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है, आपके विश्वसनीयता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी है कहाँ? ठीक है रमाकांत जी, यदुनाथ जी, समय का अभाव है इसलिए आप लोगों को रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और मोदी भी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी भी कह रही है कि गठबंधन मिलकर जीतेगा, लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस चुनौती से कैसे पार पा पाती है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।